नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ द्वारा बनाए गए लास्ट लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसको वी-शॉट बोला जा रहा है। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम के बनने के बाद हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके मामले में हम पूरी तरह यहाँ पर आत्मनिर्भर बन जाते हैं, और इसके बनने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में खड़ा हो जाता है जिसके पास इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स की प्रणाली एग्जिस्ट करती है और उसने इंडिजिनियस लेवल पर इसको बनाया हो। अब यहाँ पर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में कई सारी लेयर्स होती हैं, यानी कि जैसे कि भारत का भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें सबसे पहले आती है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि सबसे आउटर लेयर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की। उसके बाद आती है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, उसके बाद S-400 और जो समर एयर डिफेंस सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन सभी लेयर्स को, इन सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच करता हुआ, धोखा देता हुआ हमारे एयर स्पेस में आ जाता है, तो फाइनल जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि लास्ट रिजॉर्ट है, वो एयर डिफेंस सिस्टम अभी हमने अपने इंडिजिनियस लेवल पर बना लिया है। और इसके बनने के बाद हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह फुल प्रूफ हो गया है। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम्स क्या है, इनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, हमारे दुश्मनों के पास जो इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है उससे कितना अलग है, और अभी जैसे हमने इसको इंडिजिनियस लेवल पे बनाया है, ये जो सिस्टम अभी बना है ये बाकी दुनिया के जो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है इसी कैटेगरी के, उनसे कितना ज़्यादा अलग है, यही सब हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले इस तरह के जो लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उनकी हिस्ट्री क्या है और वो नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम से कितने अलग हैं। तो दोस्तों इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को बोला जाता है मैनपैड यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। अब यहां पर मैन पोर्टेबल का मतलब है कि इंसान इनको पोर्ट कर सकता है, इनको ले जा सकता है और अपने शोल्डर पे रख के इनको फायर कर सकता है। ये देखने में कुछ कुछ आरपीजीज जैसे होते हैं। आरपीजी यानी कि रॉकेट प्रोपेल्डेड ग्रेनेड सिस्टम, जहां पर कंधे पे रॉकेट लॉन्चर के थ्रू किसी ग्रेनेड को लॉन्च किया जाता है। तो ये देखने में कुछ कुछ वैसे ही लगते हैं। नॉर्मल एयर डिफेंस सिस्टम में क्या होता है कि रडार होगा बड़ा सा, फिर एक बड़ी मिसाइल होगी, उसकी कंट्रोल यूनिट होगी। बट यहां पर ये सब नहीं होता। यहां पर एक छोटा सा कंधे पे रखने वाली डिवाइस होती है जिसके साथ मिसाइल अटैच होगा, और कोई भी ऐसा एनिमी टारगेट जो कि हमारी साइट के अंदर है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई ड्रोन आ गया है, कोई एयरक्राफ्ट है, कोई हेलीकॉप्टर है, इवन क्रूज मिसाइल्स भी अगर हमारे एयर स्पेस के अंदर इंट्रूड कर गई हैं और वो हमारी लाइन ऑफ साइट में है, तो हम उन सभी को इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम से हिट कर सकते हैं। सो इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की शुरुआत 1950 के दशक में हुई, और हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया के पहले एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, क्योंकि उस समय कोई रडार बेस्ड बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं हुआ करते थे। एनिमी के जो एयरक्राफ्ट हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे अपने ट्रूप्स को बचाने के लिए इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को शुरुआत में यूज किया जाता था, और बहुत जल्दी ये पूरी दुनिया में पॉपुलराइज भी हो गए। लगभग 125 देश इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को आज के दिन में इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम में अभी एट प्रेजेंट 4th जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो कंट्रीज यूज कर रही हैं। इवन इस तरह के सिस्टम्स रिबेल ग्रुप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि वो लोग इससे सिविलियन एयरक्राफ्ट को अटैक करते हैं। और हमने पिछले कई दशकों में ऐसे कई इंसिडेंट देखे हैं जहां पर टेररिस्ट ग्रुप ने इस तरह के सिस्टम से सिविलियन एयरक्राफ्ट को टारगेट किया हो, जैसे कि 1979 में एयर रोडेशिया का एक एयरक्राफ्ट था A-27, उसको टारगेट किया गया था। इसके अलावा 2002 में मोम्बासा एयरलाइन का जो अटैक था वो इसी तरह के सिस्टम से किया गया था। 2003 में बगदाद DHL अटैक जो है वो भी इसी तरह के सिस्टम से कंडक्ट किया गया था। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं जहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के सिस्टम से किसी सिविलियन एयरक्राफ्ट को हिट किया हो। हालांकि बाद के सालों में एक कैम्प्स बोलते हैं उसको, सिविल एयरक्राफ्ट मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम, वो यहां पर ज्यादातर एयरक्राफ्ट में लगाया जाने लगा, जिसके बाद से इस तरह के सिस्टम से कुछ हद तक एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो गई। इसके अलावा इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम ने पिछले कई दशकों में हुई कई सारी वॉर्स में गहरा इंपैक्ट छोड़ा है, और अगर हम ये कहें कि इन्होंने कई सारी वॉर्स का रुख बदल करके रख दिया है तो शायद ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सोवियत अफगान वॉर में इस तरह की एक मिसाइल सिस्टम ने, जो कि अमेरिका द्वारा दी गई थी अफगानीज को, उन्होंने सोवियत एयरक्राफ्ट को बहुत लार्ज नंबर में टारगेट किया। और अगर हम ये कहें कि उन्होंने सोवियत एयरफोर्स की कमर तोड़ के रख दी तो भी ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उस समय स्टिंगर मिसाइल जो कि अमेरिका द्वारा दी गई थी अफगानिस्तान को,
उसने लगभग 113 फिक्स विंग एयरक्राफ्ट और 500 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स को उस समय टारगेट बनाया और सोवियत लिटरली डरने लगे अफगानिस्तान के एयर स्पेस में घुसने से। सो यहाँ पर इस तरह के एक छोटे मिसाइल सिस्टम ने पूरी तरह एक दुनिया की वर्ल्ड पावर को डरा करके रख दिया। उसके एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान में घुस नहीं पाते थे, अगर आ भी जाते थे तो अफगानीज इस तरह के एक मिसाइल सिस्टम से उनको मार गिराते थे। तो इस तरह के एक छोटे सिस्टम की जो पावर है वो हमने सोवियत अफगान वॉर में देखी है। इसके बावजूद अभी एट प्रेजेंट भी जो यूक्रेन वॉर हो रही है वहां पर भी इस तरह की मिसाइल्स को बहुत लार्ज नंबर में यूक्रेनियंस को दिया गया है और यहां पर यूक्रेनियंस ने न सिर्फ एयरक्राफ्ट बल्कि यहां पर क्रूज मिसाइल को भी इस तरह के एक मिसाइल सिस्टम से मार गिराया है। तो कह सकते हैं इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम आज की दुनिया में भी, आज की वॉर्स में भी बहुत लार्ज रोल प्ले यहां करते हैं। अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बनाए हुए मैनपैड जिसको नाम दिया गया है वी शॉट यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक 20.2 किलोग्राम का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, उसने इसको बनाया है और इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन करेंगे वो करेगी अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी जो कि इसको लार्ज स्केल में आगे आने वाले सालों में बनाने वाली है। इसके अलावा अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो 20.2 किलोग्राम वेट के अलावा इसकी जो लेंथ है वो लगभग 2 मीटर की है। इसके वॉरहेड की कैपेसिटी 2 किलोग्राम की है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 2.5 किलोमीटर यानी कि 250 मीटर से लेकर के 7 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी जो मैक्सिमम फ्लाइट ऑल्टीट्यूड है वो लगभग 3.5 किलोमीटर का है। इसकी मैक्सिमम स्पीड लगभग 1.5 माक की है और इसके अंदर जो डेटोनेटिव मैकेनिज्म है वो अडेप्टिव फ्यूज डेटोनेटिव मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। इसके गाइडेंस सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर ड्यूल वेवलेंथ इंफ्रारेड इमेजिंग गाइडेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है और ये एक 4th जनरेशन की मैनपैड है और अभी एट प्रेजेंट यूएस, रशिया, चाइना और जापान के अलावा सिर्फ भारत 5वां ऐसा देश है जिसके पास इस तरह का 4th जनरेशन मैनपैड अभी एग्जिस्ट करता है। डीआरडीओ ने इस सिस्टम का पहला टेस्ट सितंबर 2022 में कंडक्ट किया था। उसके बाद मार्च 2023 में भी इसके 2 टेस्ट कंडक्ट किए गए और अभी रिसेंटली 2024 फरवरी में इसके 2 टेस्ट और कंडक्ट किए गए। तो कुल मिलाकर अभी तक 6 टेस्ट इसके हो चुके हैं। टोटल 10 टेस्ट होने हैं और पिछले 6 टेस्ट में इसने सभी टारगेट्स को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। तो कह सकते हैं ये सिस्टम बहुत हद तक अभी बनकर के तैयार है। अदानी डिफेंस इसको बहुत जल्दी प्रोडक्शन स्टेज में लेकर के जाने वाला है और बहुत जल्दी हम इसका मास स्केल पर प्रोडक्शन होते हुए देखेंगे। अगर बात करें हमारे डिफेंस फोर्सेस की तो हमारी आर्मी 1980 के दशक से ही इस तरह के सिस्टम्स को यूज करती आई है। सबसे पहले हमने रशिया जो कि उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था वहां से इंग्ला एम नाम का मैनपैड अपनी फोर्सेस के अंदर सबसे पहले शामिल किया था। उसके बाद 2010 में आर्मी ने इस तरह के सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट को समझते हुए लगभग 6400 करोड़ का एक ऑर्डर प्लेस किया जिसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिलीज किया गया जहां पर आर्मी को रिक्वायरमेंट थी इस तरह की लगभग 5000 मिसाइल और 258 लॉन्चर्स की। यहां पर रशिया, स्वीडन और फ्रांस ने इस बिड को अप्लाई किया जहां पर फाइनली 2018 आते आते रशिया ने इस बिड को जीत लिया। यहां पर रशिया ने अपना लेटेस्ट मैनपैड जो कि इग्ला एस नाम का मैनपैड था वो इंडिया को ऑफर किया था। हालांकि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती थी कि इस तरह के सिस्टम्स को घर पर ही बनाया जाए यानी कि मेक इन इंडिया के तहत इस तरह के सिस्टम्स को इंडिया में ही बनाया जाए। बाद में चल करके आर्मी ने यहां पर अपनी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह के मैनपैड्स को प्रोक्योर कर लिया 2022 में जहां पर लगभग 216 मिसाइल्स, 24 लॉन्चर्स और कुछ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स को रशिया से बाय किया गया। अब इस बीच में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस ऑर्डर को कुछ समय के लिए रिव्यू के लिए होल्ड पर डाल दिया और इसी टाइम गैप का फायदा उठाते हुए यहां पर डीआरडीओ ने अपना इंडिजीनियस सिस्टम डेवलप और उसका टेस्ट करना शुरू कर दिया और सितंबर 2022 में डीआरडीओ ने अपना पहला टेस्ट यहां पर कंडक्ट कर दिया। सो इस सिस्टम के डेवलप होने के बाद फाइनली हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत हद तक फुल प्रूफ हो चुका है। उसके गैप्स को हमने फिल कर लिया है। उसकी जितनी भी लेयर्स हैं उनमें से ज्यादातर लेयर्स को हमने अपने इंडिजीनियस लेवल पर बना लिया है। तो कह सकते हैं हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में बहुत हद तक आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे दुश्मनों की और सबसे पहले बात करते हैं हमारे दुश्मन नंबर 1 चाइना की।
वैसे तो चाइना ने भी इस तरह के सिस्टम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा काम किया है। उन्होंने पिछले कई दशकों में कई सारी सीरीज़ यहाँ निकाली हैं, जैसे HN सीरीज़ हो गई, QW सीरीज़ हो गई। QW सीरीज़ में जो लेटेस्ट मैनपैड उन्होंने बनाया है वो है QW4, जो कि 4th जनरेशन का मैनपैड बताया जा रहा है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट बताया ये जाता है कि इसकी जो रेंज है वो हमारे V-Shot जैसी ही है और इसमें सेमी एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल करके किसी टारगेट तक पहुंचा जाता है। इसके अलावा अब आते हैं पाकिस्तान पर, जहां पर पाकिस्तान ने अंजा नाम का एक मैनपैड बनाया है 1990 के दशक में। 1990 के दशक से अब तक इसके 3 वेरिएंट्स आ चुके हैं, जिसमें पहला है अंजा मार्क 1, जो कि चाइना के HN5B मैनपैड की कॉपी है, और चाइना का HN5B खुद ब्रिटेन के एक SA7 ग्रेल की कॉपी है। इसके बाद इसका सेकंड वेरिएंट आता है अंजा मार्क 2, जो कि चाइना के मैनपैड QW1 की कॉपी है। इसके बाद अंजा मार्क 3 चाइना के QW2 की कॉपी है, जो कि खुद एक कॉपी है रशिया के इंगला सिस्टम की। तो इस तरह पाकिस्तान और चाइना ने रशिया के सिस्टम्स को, ब्रिटेन के सिस्टम्स को कॉपी करके अपने इस तरह के मैनपैड्स को डेवलप किया है। ज्यादातर मैनपैड्स 3rd जनरेशन के हैं, बट चाइना के पास कुछ ऐसे मैनपैड्स जरूर हैं जो कि 4th जनरेशन के हैं। तो कह सकते हैं हमारा जो मैनपैड हमने अपने लोकली लेवल पर अभी डेवलप किया है वो वर्ल्ड के बेस्ट मैनपैड्स में से एक है, जहां पर ब्रिटेन का जो जेवलिन सिस्टम है या फिर अमेरिका का जो स्टिंगर सिस्टम है उसको हम टक्कर देते हैं। तो हमारा मैनपैड जो हमारे DRDO ने यहाँ डेवलप किया है वो वन ऑफ दी बेस्ट मैनपैड है। तो इस तरह से DRDO ने, हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की आखिरी ईंट को यहाँ पर लगा दिया है, और अब हमारा सिस्टम बहुत हद तक फुल प्रूफ बन गया है। अब इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।